दोस्तों कहते हैं किस्मत से बढ़कर और बेहतर कुछ नहीं होता, लेकिन क्या ये सच है? सोचें, अगर किस्मत ही सब कुछ तय करती तो फिर मेहनत और कर्म का क्या मतलब रह जाता? यहीं पर सवाल उठता है कि क्या किस्मत से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है? शायद हां, और बस यही है इंसान का कर्म। किस्मत हमें अवसर तो देती है, लेकिन कर्म उन अवसरों को बदल देता है। यही असली खेल है, कर्म का खेल, जो किस्मत की हदों को भी पार कर जाता है। दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझाने के लिए आज मैं आप सभी को कर्म और किस्मत की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सभी की जिंदगी में अच्छे बदलाव आएंगे। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल नॉइस में हार्दिक स्वागत है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य के पिता गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके पास अपनी जमीन भी थी जिसमें वो फसल भी उगाते थे और उन्होंने अपनी मेहनत से खूब धन भी कमाया था। आदित्य का बचपन बड़े आराम और विलासिता में बीता, लेकिन समय के साथ उसके पिता की मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद आदित्य की जिंदगी बदल गई। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी पारिवारिक संपत्ति उसके हाथ से फिसल रही है। आदित्य दिल से टूट गया। उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। उसे अब लगने लगा था कि अब उसका समय खराब चल रहा है। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। जब भी वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, कुछ गलत हो जाता। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह हमेशा दुखी रहता और सोचता कि उसकी किस्मत सबसे खराब है। उसने अपने खेतों में कड़ी मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन अचानक भारी बारिश हुई और उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। तब उसे लगा कि उसकी किस्मत खराब है। उसने भगवान से शिकायत करना शुरू कर दिया और बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों के बाद उसने फिर से मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन इस बार भी उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, जबकि गांव वालों की फसल बहुत अच्छी हुई। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि भगवान ने जानबूझकर उसकी किस्मत खराब की है। उसने व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार असफल रहा। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब उसके पास न तो खाने के लिए पैसे थे और न ही पैसे कमाने के लिए कोई काम। गांव में आदित्य की हालत देखकर लोग उसे ताने मारते और कहते कि उसने अपने पिता की संपत्ति गलत तरीके से खर्च की है। यह सब सुनकर आदित्य को और भी बुरा लगा। एक दिन आदित्य अपने घर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे परेशान बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरी पीड़ा। वह सोचने लगा, मेरे पिता ने जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा था वह सब खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? वह कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहा। तभी उस समय आदित्य के पिता का एक पुराना दोस्त वहां से गुजर रहा था। उसने आदित्य को इस हालत में देखा तो उसके पास आया और बोला, बेटा, तुम यहां ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम इतने निराश क्यों हो? आंसुओं को पोंछते हुए आदित्य ने कहा, भैया, मेरे पिता ने जो संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वह खत्म हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। पिता के मित्र ने आदित्य की बात सुनकर कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन मायने यह रखता है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। कभी कभी हमें अपने भाग्य के अनुसार ही चलना पड़ता है। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रहा हो। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। तब आदित्य को उसकी बातों से कुछ राहत मिली, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या भाग्य सचमुच उसका साथ देगा? क्या उसका जीवन फिर से बेहतर हो सकता है? यह सोचकर वह अपने घर आ गया और सो गया। उस रात आदित्य ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक चमकती हुई रोशनी उसकी ओर आ रही है। उस रोशनी के भीतर एक तेज आवाज आई कि आदित्य, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है, जाओ और उसे ढूंढो। आदित्य नींद से जागा और सोचने लगा कि यह क्या है।
क्या यह सिर्फ एक सपना था या उसका भाग्य सचमुच उसका इंतजार कर रहा था? उसने सपने में जो पहाड़ देखा था वह उसके गांव के पास था। आदित्य ने निश्चय किया कि वह अपने भाग्य से मिलने जरूर जाएगा। अगले दिन सुबह आदित्य ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा। उसने अपने लिए कुछ सामान पैक किया और पहाड़ी पर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसे याद आया कि उसके पिता अक्सर कहा करते थे कि जीवन में कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पिता की बातें याद कर आदित्य थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। जैसे जैसे आदित्य पहाड़ की ओर बढ़ता गया, रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ता पथरीला और कठिन था, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे एक जंगल मिला। जंगल में कई तरह के जानवर थे, लेकिन आदित्य को उनकी परवाह नहीं थी। वह तो बस अपने भाग्य से मिलने के बारे में सोच रहा था। आदित्य जंगल के बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक उसे एक जंगल दिखाई दिया। यह सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और शेर के पास पहुंचा। शेर ने आदित्य की ओर देखा और कहा, तुम कहां जा रहे हो? मानव, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या तुम नहीं जानते कि मैं शेर हूं? आदित्य ने शेर की बात सुनी और कहा, हां, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं अपनी नियति से मिलने जा रहा हूं। मुझे पता चल गया है कि मेरी नियति पहाड़ की चोटी पर मेरा इंतजार कर रही है। शेर ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी नियति तुम्हें बुला रही है, क्या यह सच है? अगर तुम सच में अपनी नियति से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछो कि मैं कब और कैसे स्वस्थ होऊंगा। मैं यहां इस जंगल में अकेला और घायल पड़ा हूं। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अगर तुम्हारी नियति तुम्हें जवाब दे सकती है तो शायद वह मेरे सवाल का भी जवाब दे सकती है। आदित्य ने शेर से वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब लेकर आएगा। यात्रा जारी रही। आगे चलते हुए आदित्य को भूख लगने लगी। उसे रास्ते में एक बाग दिखाई देता है जिसके पास बहुत सारे पेड़ और फल थे। आदित्य ने सोचा कि शायद यहां से कुछ फल तोड़कर खाए जा सके। वह बाग के अंदर गया और एक पेड़ से एक फल तोड़कर खाने लगा, लेकिन फल बहुत कड़वा था। आदित्य ने उसे तुरंत फेंक दिया और आगे बढ़ने लगा। उसी समय बाग का मालिक वहां आया और आदित्य को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे बाग से फल क्यों तोड़ रहे हो? आदित्य ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे खेद है महाराज, मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन आपके बाग के फल बहुत कड़वे हैं। बाग के मालिक ने दुखी होकर कहा, हाँ, मुझे पता है कि मेरे बाग के फल कड़वे हैं और कोई भी उन्हें नहीं खाता है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। जब बाग के मालिक को पता चला कि आदित्य अपने भाग्य से मिलने जा रहा है, तो उसने आदित्य से कहा, यदि तुम वास्तव में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछो कि मेरे बाग के फल मीठे कैसे होंगे। मेरी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकलता क्योंकि कोई भी मेरे बगीचे के फल नहीं खाता। आदित्य ने बगीचे के मालिक से यह भी वादा किया कि वह उसके प्रश्न का उत्तर भी लाएगा। फिर वह अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ गया। जैसे जैसे आदित्य पहाड़ की ओर बढ़ता गया, अंधेरा होने लगा था। उसे दूर एक हवेली की रोशनी दिखाई दी। वह हवेली के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। हवेली के मालिक ने दरवाजा खोला और आदित्य को देखा। आदित्य ने उससे कहा कि वह अपने भाग्य से मिलने जा रहा है और रात में जंगल में अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। मैं रात बिताने के लिए जगह ढूंढ रहा था जब मैंने आपकी हवेली देखी, इसलिए मैं आज रात यहां रुकने की अनुमति मांग रहा हूं। हवेली के मालिक ने आदित्य को अंदर आने की अनुमति दी और उससे उसकी यात्रा के बारे में पूछने लगे। आदित्य ने उसे सारी बात बताई। हवेली के मालिक ने कहा, मैं भी लंबे समय से खुश नहीं हूं। मेरे जीवन में हमेशा कुछ कमी रही है। पता है, अगर आप अपने भाग्य से मिलने जा रहे हैं तो उससे पूछें कि मुझे खुशी कब मिलेगी। आदित्य ने हवेली के मालिक को यह भी वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब भी लाएगा। अगली सुबह आदित्य ने अपनी यात्रा जारी रखी और वहां से आगे बढ़ गया। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने वही चमकती हुई रोशनी देखी जो उसने सपने में देखी थी, और मैं तुम्हारे पास यह जानने आया हूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है।
मैंने रास्ते में बहुत से लोगों से वादा किया है कि मैं उनके सवालों के जवाब लेकर आऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आदित्य की बातें सुनकर नियति मुस्कुराई और बोली, आदित्य, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बता सकती हूं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि नियति तुम्हें केवल रास्ता दिखाती है, तुम्हें खुद चलना होगा। मैं तुम्हें केवल सुझाव दे सकती हूं, तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अब शेर और बाघ के मालिक और हवेली की मालकिन से जो सवाल पूछे हैं, उनके जवाब सुनो। आदित्य ने नियति की बातें ध्यान से सुनने के लिए अपने कान लगाए। नियति ने कहा कि शेर को स्वस्थ होने के लिए सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाना पड़ेगा। जब वह ऐसा करेगा तो उसके शरीर का सारा दर्द खत्म हो जाएगा और वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। आदित्य ने सिर हिलाया और सोचा कि शेर के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन भाग्य ने साफ कह दिया था कि उसे मूर्ख व्यक्ति को खाना पड़ेगा। भाग्य ने फिर कहा, बाघ के मालिक को अपने बगीचे में जहां से पानी आता है उस जगह को खोदना चाहिए। वहां सोना दबा हुआ है, जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है और इसी वजह से बाघ के फल कड़वे हो जाते हैं। अगर वह सोना निकाल दे तो उसके बाघ के फल मीठे हो जाएंगे। आदित्य ने यह बात ध्यान से सुनी और सोचा कि बाघ के मालिक के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोना निकालने से उसे दो फायदे होंगे, फल मीठे हो जाएंगे और खूब सारा सोना होगा। भाग्य ने आखिरी जवाब दिया, हवेली की मालकिन तब खुश होगी जब वह शादी कर लेगी और अपने जीवन में प्यार और शेयरिंग को जगह देगी। उसे अपने जीवन को किसी के साथ शेयर करना होगा, तभी उसे सच्ची खुशी मिलेगी। आदित्य ने सारे जवाब ध्यान से सुने और भाग्य को धन्यवाद दिया। साथ ही, यदि तुम मुझसे विवाह करोगे तो तुम्हारी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी और तुम मेरे महल के मालिक बन जाओगे। आदित्य को कुछ देर सोचने की जरूरत पड़ी। उसने खुद से सवाल किया कि क्या वह यही चाहता था? क्या यही उसके जीवन का उद्देश्य है? तब उसे भाग्य के वचन याद आए कि उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उसने विनम्रतापूर्वक मालकिन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इस समय विवाह नहीं कर सकता। मेरा भाग्य मुझे बुला रहा है और मुझे अपने जीवन का उद्देश्य खोजना है। आपने मुझे एक रात के लिए आश्रय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह कहकर आदित्य वहां से चला गया। इसके बाद आदित्य बाघ के मालिक के पास पहुंचा और कहा कि आपके बाघ के फल कड़वे हैं, क्योंकि वहां सोना दबा हुआ है। आप उस स्थान को खोदें जहां से पानी आता है और सोना निकाल लें। इसके बाद आपके बाघ के फल मीठे हो जाएंगे। बाघ के मालिक ने सोचा कि यह उसके लिए बहुत अच्छा है। उसने आदित्य से कहा, मैं इस जगह पर अकेला रहता हूं, यदि आप सोना निकालने में मेरी मदद करेंगे तो वह सोना आपका हो जाएगा। मैं इतनी संपत्ति का क्या करूंगा? मुझे तो बस अपने बगीचे के फलों की मिठास चाहिए। उस सोने से तुम अमीर बन जाओगे और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आदित्य ने फिर सोचा और कहा, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यह सोना नहीं ले सकता। मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। मेरी किस्मत मेरे पीछे चल रही है। उसने बाघ के मालिक की मदद की और अब आदित्य के लिए आखिरी काम बचा था शेर से उसकी आखिरी मुलाकात। उसने शेर से कहा, तुम्हारा इलाज यह है कि जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खा जाओगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने आदित्य की बात सुनी और कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं समझता हूं कि तुमने रास्ते में कई अधिकारियों को छोड़ दिया, लेकिन शायद तुमने सोचा था कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें और भी देगा। चलो अब तुम्हें कुछ इनाम देते हैं। आदित्य ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। शेर, मुझे विश्वास है कि मेरी किस्मत मेरे पीछे चल रही है। शेर ने आदित्य को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम वास्तव में मूर्ख हो। तुम्हारे पास दो अवसर थे, हवेली की मालकिन के साथ खुशहाल जीवन जीने का और बाघ के मालिक का सोना पाने का, लेकिन तुमने दोनों ही छोड़ दिए। आदित्य ने कहा, मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे चल रहा है और मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। शेर ने गहरी सांस ली। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों में है। आदित्य, जो व्यक्ति अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को नहीं समझता, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। शेर ने बिना समय बर्बाद किए आदित्य को अपना शिकार बना लिया और कहा,
अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा क्योंकि तुमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति मुझे शायद ही कोई मिला होगा। आदित्य की यात्रा यहीं समाप्त हो गई। शेर ने जो कहा वह सच निकला। वह सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाकर स्वस्थ हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सबसे पहले तो हमें अपने हाथ में आए अवसर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर हम खुद को समझदार समझकर कई अवसरों को छोड़ देते हैं और कभी भी काम को कल पर नहीं टालते। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो भी कल करना है उसे आज करो और आज ही करो। तो अब दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता, सही समय अभी है। कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि जीवन में भाग्य से ज्यादा कर्म महत्वपूर्ण है। अगर आदित्य ने अपने रास्ते में आए अवसरों का सही तरीके से उपयोग किया होता तो वह एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकता था। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन यह एक सीख दे जाती है कि हमारे कर्म भाग्य से बड़े होते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता हमें हमारे असली भाग्य तक ले जाती है। कर्म और भाग्य जीवन के दो पहलू हैं जो हमेशा से मानव जीवन का हिस्सा रहे हैं। अक्सर लोग अपने जीवन की कठिनाइयों या सफलताओं का श्रेय भाग्य को देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कर्म ही वह असली ताकत है जो हमारे भाग्य को बनाती या बिगाड़ती है। भाग्य केवल एक संभव रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या उसे छोड़ देना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। कर्म एक बीज की तरह है जिसे हम बोते हैं और हमें भविष्य में उसका फल मिलता है। सही कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर हम अपने जीवन के हर काम को पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करेंगे तो निसंदेह हमारे भाग्य का फल भी मीठा होगा। वहीं अगर हम अपने काम को टालते हैं या गलत दिशा में काम करते हैं तो हमें उसके हिसाब से परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। भाग्य एक संभावना है, जबकि कर्म वह क्रिया है जो उस संभावना को हकीकत में बदल देती है। दोस्तों, एक किसान के पास उपजाऊ जमीन होना सौभाग्य की बात हो सकती है, लेकिन अगर वह जमीन पर मेहनत नहीं करता, बीज नहीं बोता और उसकी देखभाल नहीं करता, तो उसके लिए सिर्फ उपजाऊ जमीन का होना किसी काम का नहीं रह जाता। इसी तरह हमारे जीवन में भी अवसर और संभावनाएं आती हैं जिन्हें भाग्य के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना और उन्हें सफलता में बदलना हमारे कर्मों की वजह से ही संभव है। यह समझना जरूरी है कि भाग्य और कर्म विपरीत नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य हमें संभावनाओं की ओर इशारा करता है, लेकिन उन संभावनाओं को साकार करना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों को ऐसी दिशा में ले जाएं जिससे हमारा भाग्य भी सुधरे। कर्म और भाग्य का संबंध ठीक वैसा ही है जैसा पतवार और नाव का होता है। हम अपने भाग्य को भी सुधार सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में होता है। कहते हैं कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों के प्रति सजग और ईमानदार होते हैं। मेहनती व्यक्ति के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी मेहनत और लगन ही उसके भाग्य का निर्माण करेगी। कर्म की शक्ति को समझें, उसे अपने जीवन का आधार बनाएं और देखें कि कैसे आपका भाग्य आपके चरणों में झुकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।